नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक पेरियार। आज हम देखेंगे प्रतीक सर VHU ऑनलाइन क्लास में स्टोन एज का पार्ट 3। तो आइए अब हम देखते हैं। स्टोन एज का जो पार्ट 3 था वो था नवपाषाण काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि नवपाषाण जो काल है, समझिए अच्छे से। ये पूरा दिख रहा है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल समझिएगा। इसे इंग्लिश में जो बोला जाता है वो बोला जाता है नियोलिथिक एज, है ना, नियोलिथिक एज बोला जाता है। अब समझिए कि जो नवपाषाण काल था, इस पे दो टर्म सबसे पहले आप जानिएगा कि यह नवपाषाण काल जो था, ये समझिए नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, समझिएगा, सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, किसने किया था? सर जॉन लुबाक ने किया था। और जहां इस शब्द का प्रयोग किया गया था उस पुस्तक का नाम था, ये भी समझिएगा, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। समझिएगा, प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक पुस्तक में सर जॉन लुबाक ने पहली बार नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया। एक बात तो ये समझिएगा। दूसरी ये समझिएगा कि जो नवपाषाण जो शब्द था, ये तो क्लियर हुआ ये वाला टर्म्स। अब देखते हैं कि नवपाषाण काल को क्रांति कहा। क्रांति किसने कहा था? उनका नाम था गार्डन चाइल्ड। समझिएगा कि वो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि बताइए नवपाषाण काल को क्रांति किसने कहा, तो आप बताएंगे गार्डन चाइल्ड ने कहा। ये समझिए। और एक बात ये भी समझिए कि क्रांति माने होता है परिवर्तन, है ना। तो ये जो नवपाषाण काल था, ये जो हम कहें पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, उन कालों की अपेक्षा एक इतना भारी परिवर्तन का समय था जिसमें मनुष्य पहले कहें कि जगह जगह जा जाके, है ना, अपने भोजन को बनाता था, भोजन को संग्रह करता था या इकट्ठा करता था। लेकिन इस नवपाषाण काल में मनुष्य ने एक स्थायी निवास का ठिकाना देखा, स्थायी कृषि का ठिकाना देखा कि हम एक जगह ही रह के कृषि कर सकते हैं, है ना, एक जगह ही हम झुंड बना के रह सकते हैं। देखते हैं कि क्या क्या किया उसने। तो नवपाषाण काल को एक तो ये देखिए कि जो नवपाषाण जो काल है, अगर हम देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि समस्त विश्व में देखें, तो ये समस्त विश्व में 9000 BC से माना जाता है कि नवपाषाण काल की शुरुआत संपूर्ण विश्व में 9000 BC से हुई थी। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो अधिकतर इतिहासकार जो हैं वो 4000 BC से मानते हैं। समझिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो नवपाषाण काल को एक बात और समझिए कि नवपाषाण जो काल था, इसकी ये अच्छे से दिखाइएगा कि इसकी 3 चीज जानिएगा, है ना। कि 3 चीज क्या क्या जानेगा कि सबसे पहले देखिएगा कि एक तो ये देखिए कि ये तो उत्तर भारत हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो जो उत्तर भारत में नवपाषाण काल की जो खोज की थी, वो खोज की थी बेटा, इनका नाम था नवपाषाण काल की उत्तर भारत में जो खोज की थी उनका नाम था
ले मेसूरिये, ये समझिए कि उत्तर भारत में जो नवपाषाण काल की खोज की तो किसने की, ले मेसूरिये ने की। और ये जो प्रश्न था, यही प्रश्न कि बताइए नवपाषाण काल की उत्तर भारत में खोज किसने की, ये पीजीटी उत्तर प्रदेश पीजीटी वाले एग्जाम में पूछा भी गया है, आप चाहो तो देख सकते हैं। अगर हम कहें कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की जो खोज की वो किसने की, तो उसका नाम था नेबेलियन फ्रेजर ने की। अगर वो पूछे कि नवपाषाण काल की पूर्वोत्तर भारत में खोज किसने की, ये जो पूर्वोत्तर है ना, पूर्व वाले इलाके में जो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इसे पूर्वोत्तर वाला जो इलाका बोला जाता है, तो यहाँ इसकी खोज की थी सर जॉन लुबाक। समझिएगा कि ये 3 टर्म्स आपको हमेशा याद रहने चाहिए कि नवपाषाण काल की दक्षिण भारत में खोज किसने की, तो नेबेलियन फ्रेजर ने की। अगर वो पूछे उत्तर भारत में खोज किसने की, तो आप बताएंगे ले मेसूरिये ने की, और यही प्रश्न पूछा था, है ना। और अगर पूछे कि पूर्वोत्तर भारत में किसने की, तो सर जॉन लुबाक ने की, जिन्होंने नवपाषाण शब्द का पहली बार जो प्रयोग अपने प्री हिस्टोरिक इंडिया में किया था। अब देखते हैं कि नवपाषाण काल की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं कि इसकी कुछ विशेषता क्या रही थी, है ना। तो समझिएगा कि विशेषताओं में सबसे पहले स्थायी कृषि, एक तो हम देखेंगे स्थायी कृषि को जन्म दिया इसने, है ना। एक बात समझिए, स्थायी कृषि के बाद अगर हम देखें तो हम देखेंगे इन्होंने स्थायी निवास को भी जन्म दिया, स्थायी निवास। अब समझिएगा कि जब वो एक जगह निवास माने रहना, जब वो एक जगह रहना स्टार्ट हुए तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वो घर बना के रहते होंगे, है ना। तो धीरे धीरे स्थायी निवास से एक कह सकते हैं कि घरों का विकास होने लगा, है ना। घरों का विकास हुआ, घरों का विकास। अगर देखें कि जब छोटे छोटे घर बनने लगे हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि गांवों का विकास हो सकता है, क्योंकि घरों से जब मानो एक से अधिक घर हो तो वो गांव का रूप ले लेते हैं। तो ये घरों के विकास से गांवों का विकास होने लगा कि गांव बनने लगे। अगर मैं कहूँ कि ये जो घर हैं ये नवपाषाण काल के लोग घर किस चीज के बनवाते थे, यानी किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे, तो समझिए ये घरों को बनवाने में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे, कच्ची ईंट का इस्तेमाल करते थे, एक तो ये जानिए। और इसी समय में कहीं कहीं घास फूस के भी घर बनाए जाते थे, घास और फूस के भी घर बनाए जाते थे, ये भी जानते रहिएगा। और इनके जो घर होते थे बेटा वो सारे के सारे कैसे होते थे, आयताकार, आयताकार होते थे। अब समझिए कि ये बिल्कुल समझना, ये विशेषता है इनकी, नवपाषाण काल की कुछ खास विशेषता। अगला देखें कि यही मृद भांडों का विकास होने लगा, यानी कि मृद भांड, है ना, मृद भांडों का विकास हुआ। मृद भांड कहते हैं किसी पात्र को, और पात्र किसे कहते हैं, पात्र माने बर्तन, है ना। तो यहाँ बर्तनों का भी अब विकास होने लगा। यही देखें तो अब पहले जो था यानी पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल की मैं बताऊं आपको, तो पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू जानवर बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाया गया था। कह सकते हैं कि कुत्ता को पालतू जानवर की श्रेणी में रखा गया, लेकिन जो बड़े प्लेटफॉर्म पर पालतू जानवर बनाए जाने लगे तो वो कब बनाए जाने लगे, नवपाषाण काल में, है ना। तो पशुपालन, पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन का सिस्टम स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ पशुपालन का, कि आप समझिएगा अगर ये कृषि करेंगे तो कृषि करने के लिए भी पशुओं की अति आवश्यकता रहेगी, है ना। तो पशुपालन का भी मतलब कहीं बड़े प्लेटफॉर्म पर जो स्टार्ट होता है वो नवपाषाण काल से हो गया। और यहाँ अब अगला देखें तो हम देखेंगे यहाँ हड्डियों से, है ना,
हड्डी से मतलब कि कहीं हड्डी से कुछ औजारों का निर्माण होने लगा। हड्डियों से कुछ औजार का निर्माण, समझिएगा बात को, कि हड्डियों से कुछ औजारों का निर्माण भी होने लगा इसी नवपाषाण काल में, है ना। तो ये कुछ उसकी खास खास विशेषता थी जिन पे मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में हमें एक्चुअल में एग्जाम की दृष्टि से किस किस चीज को पढ़ना है, हम उसे देखेंगे। पहले हम एक बार इसे मैप पर देखते हैं, मैप के बाद हम फिर देख के कि किस किस स्थल का हमें अध्ययन करना है, और फिर डायरेक्ट हम यहाँ एक एक चीज को उठाएंगे और फिर अध्ययन पे देखेंगे कि अध्ययन में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसकी चर्चा करेंगे। तो देखें, आइए मैप पर, कि मैप में हम देखें, अगर हम मैप को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ तो समझिएगा कि ये मैं कहूँ आपसे, अब अच्छे से देखिएगा कि मैं यदि कहूँ कि ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, हमें जम्मू कश्मीर में 2 स्थलों का अध्ययन करना है नवपाषाण काल में। एक तो समझिए ये स्थल है और इसका नाम रहेगा बुर्जहोम। क्या रहेगा? बुर्जहोम, ठीक है, एक तो बुर्जहोम का करना। अगर ये दूसरा स्थल है तो हम बताएं आपको कि इसका नाम रहेगा गुप्त करार, ठीक है। 2 स्थल तो हमें जम्मू कश्मीर में पढ़ने। एक बात समझिए, अब देखिएगा कि ये पाकिस्तान वाला इलाका है और पाकिस्तान के इसमें बलूचिस्तान में, ये मानिए बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान प्रांत में एक इलाके को पढ़ना है और उसका नाम रहेगा बेटा मेहरगढ़, है ना। कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हमें किसको पढ़ना है? मेहरगढ़ को पढ़ना है, ये भी समझिएगा। अगला हम देखें कि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के हमें 3 इलाके पढ़ने। पहला इलाका क्या रहेगा, मतलब किस क्षेत्र को पढ़ेंगे, तो वो समझिए, एक तो महागारा को पढ़ेंगे, महागारा। दूसरा हम पढ़ेंगे चौपानी मांडो, और तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा कोलिडवा। ये 3 इलाके हमें यहाँ पढ़ने हैं उत्तर प्रदेश में। अब एक इलाका और देखिए कि उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार है। अगर बिहार में कहें तो हमें पढ़ना है सिर्फ एक इलाका और उसका नाम रहेगा चिरांद। क्या रहेगा? चिरांद को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा कि दक्षिण भारत में हमें एक तो समझिए कर्नाटक है ना, एक तो कर्नाटक पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है ये तमिलनाडु पढ़ना है, ये तमिलनाडु है, और एक हमें ये आंध्र प्रदेश पढ़ना है ना। ये 3 इलाके और हमें पढ़ने, बाकी और कोई हमें शेष नहीं पढ़ना। इन्हीं में से आपके प्रश्न बनते हैं। अब इन्हीं में से एक एक टॉपिक को हम उठाएंगे और एक एक पर चर्चा करेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं रही। तो सबसे पहले हम बुर्जहोम को लेते हैं कि बुर्जहोम को यहीं देखेंगे हम, कि बुर्जहोम को देखें, बुर्जहोम की बुर्जहोम एक बात तो समझिए कि बुर्जहोम का जो अर्थ होता है वो होता है जन्म का स्थान। किसका? जन्म का स्थान। एक बात तो ये समझिएगा कि बुर्जहोम का अर्थ क्या होता है? जन्म का स्थान। दूसरा, जो बुर्जहोम से एक मनुष्य को कुत्ते के साथ दफना दिया गया था। तो ये प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए नवपाषाण काल का वह कौन सा स्थल था जहां मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाया गया, है ना। दूसरा प्रश्न यहाँ यही बनेगा कि मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाना, ठीक है। आप समझिए कि बुर्जहोम की 2 विशेषता तो ये निकल के आई। अब बुर्जहोम में एक चीज और थी कि झीलों के सहारे, है ना, किसके सहारे? झीलों के सहारे गर्तावास मिली है बेटा।
झीलों के सहारे गर्तावास, समझिएगा, है ना। ये भी समझिएगा कि झीलों के सहारे गर्तावास कहाँ मिले हैं, तो बुर्ज-होम में मिले हैं। और मनुष्य को कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो बुर्ज-होम में मिलते हैं। और इसकी कोई विशेषता अब नहीं है, बस इतनी ही जो विशेषता है, यही बस इसी में से आपके एग्जाम में से कभी कभी पूछ लेता है। तो बस बुर्ज-होम का इतना ही जानना है। अब हम देखेंगे कि बुर्ज-होम तो हम पढ़ लिए, अब देखेंगे गुप्त कराल कि गुप्त कराल का क्या 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 कुछ विशेषताएं गुप्त कराल की देखते हैं। कि अगर गुप्त कराल की देखें, गुप्त कराल, है ना, तो गुप्त कराल का सबसे पहले तो ये जानिए कि अर्थ क्या होता है। वो इन दोनों के अर्थ ज्यादा पूछता है कभी भी नेट और जेआरएफ वाले एग्जाम में। तो गुप्त कराल का जो अर्थ होता है वो होता है कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुफा। ठीक है, एक तो ये समझिए कि गुप्त कराल का अर्थ क्या होता है, कुम्हार की गुफा। दूसरा समझिए कि यहाँ गुप्त कराल से हमें तांबे की एक हेयर पिन मिली है। क्या मिली है, तांबे की हेयर पिन हमें मिली है। ये समझिएगा कि अगर पूछे आपसे कि तांबे की हेयर पिन कहाँ से मिली है, तो आप बताएंगे गुप्त कराल से। गुप्त कराल का अर्थ मैं आपको बता चुका, और यहीं से हम बताएं आपको कि गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं, है ना, गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं। बस और कोई इसकी खास विशेषता अब हमें नहीं पढ़नी, तो गुप्त कराल भी हमारा क्लियर समझिएगा। अब हम देखेंगे गुप्त कराल के बाद इस मेहरगढ़ को लेते हैं सबसे पहले कि मेहरगढ़ का एक्चुअल में क्या क्या इतिहास रहेगा, है ना। तो मेहरगढ़ को लेते हैं, और मेहरगढ़ अगर हम यहीं ले लें तो इसे मिटाना पड़ेगा, है, और मैप आप अच्छी तरह से देख ही लिए हैं। तो इसे मिटा के हम मेहरगढ़ को यहीं लेंगे। ठीक है, कि मेहरगढ़ को यहाँ पे लेंगे, तब समझिएगा। अब मैप तो आप देख ही लिए हैं, और बस अब समझिएगा कि इनकी समझिए कि मेहरगढ़ पे बात करेंगे हम कि मेहरगढ़, यहाँ से देखिएगा मेहरगढ़, समझिए। एक तो ये समझिएगा कि मेहरगढ़ जो थी ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में थी। एक तो ये समझिए, कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए मेहरगढ़ जो स्थल है कहाँ पर है, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको समझना होगा कि सबसे प्राचीनतम बस्ती, इसे बोला जाता था सबसे प्राचीनतम बस्ती, किसे बोला जाता था, मेहरगढ़ को। या तो वो बोलेगा कि बताइए सबसे प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ मिले, तो मेहरगढ़ को बोला जाता है। या बस्ती ना देके वो दे सकता है गांव कि सबसे प्राचीनतम गांव कौन सा है, तो आप बताएंगे मेहरगढ़। यहीं अगर मैं बताऊं तो सबसे प्राचीनतम, यानी कि मैं ऐसे बोलूं प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, तो वो कहेंगे आप मेहरगढ़ में, कि सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिले। अच्छा, एक बात समझिएगा, लेकिन कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत में लहुरा देव से मिले हैं। लहुरा देव, मैंने आपको जब मध्य पाषाण काल पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा, ये इलाहाबाद में एक क्षेत्र है, ये लहुरा देव से इतने प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ से भी सब प्राचीन है वो। ठीक है, अब समझिए कि मेहरगढ़ जो प्राचीनतम जो बस्ती थी कब की थी, तो ये थी 7000 BC की थी बेटा। ठीक है, अब समझिए कि जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले, कृषि में भी इसमें गेहूं की जो थी बेटा, गेहूं की 4 प्रकार की किस्म मिली है। गेहूं की कितनी किस्म मिली थी यहाँ, 4, और जौ की कितनी किस्म मिली थी यहाँ पे, 2 किस्म। ठीक है, किस्म, और यहीं पर मतलब समझिए गेहूं की 4 किस्म, जौ की 2 किस्म, और यहीं पर
यहाँ खजूर की भी खेती होती थी, खजूर की भी होती थी और अंगूर की भी खेती होती थी। किसकी? अंगूर की। वो पूछ सकता है कि बताइए गेहूं और जौ के अलावा मेहरगढ़ में और किसकी खेती होती थी? तो आप बताएंगे खजूर और अंगूर की भी खेती होती थी। अभी और देखिए कि इसके क्या क्या और खासियत है। समझिए कि पूरे विश्व में पूछेगा प्रश्न कि पूरे विश्व में सबसे पहले कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो वो मेहरगढ़ ही है पूरे विश्व में, है ना। तो कपास का साक्ष्य, कपास का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहिएगा, है ना। तो कपास का साक्ष्य मिला, ये भी जानते रहिएगा, है ना। अब एक बात और जानिएगा कपास के साक्ष्य के अलावा कि यही जो मेहरगढ़ बस्ती है ये नवपाषाण काल, है ना। एक तो नवपाषाण काल और एक हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, समझिए ये दोनों, है ना, ये नवपाषाण काल और हड़प्पा संस्कृति दोनों का महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा? दोनों का महत्वपूर्ण स्थल है भाई, महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? कि मेहरगढ़ एक तो नवपाषाण काल का तो ये है ही है और एक हड़प्पा संस्कृति के भी यहाँ अवशेष मिलते हैं। तो पूछ सकता है कि नवपाषाण काल का ऐसा कौन सा स्थल है जो हड़प्पा संस्कृति और अपने नवपाषाण संस्कृति दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं? तो आप बताएंगे मेहरगढ़ है भाई। अब मेहरगढ़ से एक विशेषता और जानिएगा कि इसी मेहरगढ़ से भैंस पालने का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला भाई, सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला भाई। कि अगर पूछे आज के बाद आपसे कोई कि भैंस पालने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आप बताएंगे मेहरगढ़। और इसी मेहरगढ़ को एक नाम दिया गया था और वो सबसे महत्वपूर्ण नाम रहेगा। आप ध्यान से देखिएगा कि मेहरगढ़ को, है ना, मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण है भाई, रोटी की टोकरी, है ना। पूछ सकता है कि भाई बताइए रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। ये समझिए, ये थी बस मेहरगढ़ की खास खास विशेषताएं जो मैंने आपके सामने यहाँ रखी कि उसकी क्या क्या खास खास विशेषताएं रही, ठीक है। और अब इसके बाद एक चीज और, हाँ, इस तो मेहरगढ़ तो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला क्षेत्र हम देखेंगे, जो हम अगला क्षेत्र जो देखेंगे कि अगला क्षेत्र क्या रहेगा वो हम चर्चा करेंगे चिरांद पे। ये मेहरगढ़ आपका कंप्लीट हो गया। ये अच्छी तरह से देखिएगा कि मेहरगढ़ की क्या क्या विशेषता है, ठीक है, और अच्छी तरह याद करिएगा। अब हम देखते हैं चिरांद को यहाँ देख लेते हैं, है ना। चिरांद पहले मैं बता दूं, चिरांद जो था मैंने मैप में आपको दिखाया था वो कहाँ था? बिहार में था भाई, बिहार में। एक बात समझिए, चिरांद बिहार में था और बिहार में भी ये सायण जिले में था, सायण जिले में, ठीक है। चिरांद बिहार के सायण जिले में था। इसकी एक ही विशेषता है और कोई विशेषता नहीं है। वो क्या थी कि यहाँ हिरण की हड्डी के भाई, हिरण की हड्डी के भाई 480, कितने? 480 उपकरण मिले, है ना, उपकरण मिले। कितने? 480 के हिरण की हड्डी के 480 उपकरण। या फिर प्रश्न ऐसे आएगा कि सर्वाधिक हिरण की हड्डी से बने उपकरण कहाँ से मिले? तो आप किसे करेंगे? चिरांद बिहार से, है ना, और वो सायण जिले में है। तो ये बस
चिरांद की यही खासियत थी, ये मैंने बता दिया आपको। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रों की जो मैंने चर्चा की है। एक तो महगारा की थी, मैप में जो दिखाया था, एक चौपानी मांडो की थी और एक कोलिडवा की थी। तो अब देखें कि सबसे पहले हम महगारा को देखें, कि महगारा को यहाँ देखें, है ना, कि या फिर हम देखें सबसे पहले कोलिडवा, इसकी क्या विशेषता है समझिएगा। इसकी, इस कोलिडवा की, ये उत्तर, पहले तो आप ये जानिए कि कहां पर है, तो ये लिखना है आपको। वो कभी कभी पूछ लेता है कि ये चित्र बताइए किस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बता नहीं पाएंगे फिर उस समय। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है भाई, उत्तर प्रदेश में है वो तीनों के तीनों क्षेत्र जो मैंने मैप में दिखाया था। तो ये कोलिडवा की क्या विशेषता है कि यहाँ से चावल बोलो, या तो चावल का हो या फिर धान का हो, धान कि सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले भाई, कि चावल या धान के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के कोलिडवा से मिले हैं सबसे प्राचीन साक्ष्य, ये समझिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें चौपानी मांडो को, कि अगला, बस कोलिडवा की और कोई खासियत नहीं है। अब अगला देखें चौपानी मांडो को, चौपानी मांडो की क्या खासियत रहेगी, तो चौपानी मांडो से देखिएगा भाई, मृद भांड के, भाई मृद भांड मैं बता ही चुका हूं यहाँ आपको कि मृद भांड पात्र को कहते हैं, पात्र माने बर्तन, कि मृद भांडों के सबसे प्राचीन साक्ष्य भाई, सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिलते हैं भाई, तो आप बताएंगे चौपानी मांडो से मृद भांड के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। एक बात तो ये बताएंगे। दूसरा, इसकी चौपानी मांडो की और एक क्या खासियत रहेगी, मधुमक्खी के आकार की, मक्खी के आकार की झोपड़ी यहां से मिली है भाई, झोपड़ी यहां से, यानी कि मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि वो चौपानी मांडो से मिली है ना। और चौपानी मांडो से एक चीज और जानिएगा, कि एक चीज और क्या मिली है चौपानी मांडो से, वो है साझे चूल्हे का साक्ष्य। किसका बेटा, साझे चूल्हे का साक्ष्य, चूल्हे का साक्ष्य। तो चौपानी मांडो से कितनी चीजें मिली, चौपानी मांडो से 3 चीज मिलती हैं, तो चौपानी मांडो भी आपका कंप्लीट समझिए। अब हम देखेंगे कि एक तो कोलिडवा को हमने देखा, उत्तर प्रदेश के इसी चौपानी मांडो को देखा। अब एक स्थल और बचा जिसका नाम है महगारा। अब महगारा को और देख लेते हैं कि जो ये महगारा है, महगारा ये भी उत्तर प्रदेश का ही है भाई, है ना, ये तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश में है ना। महगारा की क्या विशेषता थी, यहाँ पर सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किसके, गौशाला के, गौशाला के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिली भाई। अगर कोई पूछे कि बताइए गौशाला, महागारा से गौशाला के। और इसके अलावा और यहाँ से क्या मिला है भाई, यहाँ से धान के और प्लस जौ के भी साक्ष्य मिले हैं भाई, जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब एक कोटेशन और जानिएगा कि वो कभी भी पूछ सकता है, पूछ क्या सकता है, वो पूछेगा प्रश्न ये कि बताइए किस अनाज को मनुष्य ने अपने लिए सबसे पहले प्रयुक्त किया, प्रयुक्त यानी यूज किया। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न बोला मैंने कि सबसे पहले किस अनाज को मनुष्य ने प्रयुक्त किया, तो बेटा उसका नाम क्या लिखोगे आप, जौ। जौ जो था इसे मनुष्य ने अपने जीवन में सबसे पहले इसी का प्रयोग किया था, इसी को यूज किया था, है ना। वो कभी भी पूछ सकता है।
है ना। अब हम देखेंगे कि जो दक्षिण भारत का मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु का, कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश का, है ना, कि इन तीनों का नवपाषाण काल में इन तीनों का क्या योगदान है, थोड़ा थोड़ा बस। अब बस इनकी भी बस एक से दो बस बातें जाननी है, बाकी नवपाषाण काल आपका समझिए फिर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि अब देखें कि ये जो पूछेगा प्रश्न क्या पूछेगा कि दक्षिण भारत में, है ना, दक्षिण भारत में सबसे पहले किस फसल को बोया गया, है ना। तो वो जो तीन स्थल मैंने जो बताए थे, कर्नाटक वाला, है ना, मैंने बताया था कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश वाला, तमिलनाडु वाला, तो वो पूछेगा दक्षिण भारत में किस फसल को बोया गया, किस फसल को सबसे पहले बोया गया, किस फसल को, है ना। तो भाई आपको क्या करना होगा, उसका आंसर होगा रागी, है ना, रागी और मिल्ट। ये जो रागी और मिल्ट फसल है, ये दक्षिण भारत की सबसे पहली बोई जाने वाली फसल है। एक तो बस ये वाला प्रश्न पूछेगा और कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। एक प्रश्न और देखते हैं कि एक प्रश्न और क्या पूछेगा, उसे हम देखते हैं कि यहाँ देख लेते हैं। वो प्रश्न पूछेगा कि बताइए दक्षिण भारत में, है ना, यहाँ देख लेते हैं कि दक्षिण भारत में, है ना, है ना, वो पूछेगा कि बताइए दक्षिण भारत में राख के टीले कहाँ कहाँ से पाए गए, है ना। तो बस मैं यहाँ स्पेस का मैं थोड़ा इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, बस आप समझिएगा कि दक्षिण भारत में राख के टीले, है ना, राख के टीले कहाँ कहाँ पाए गए, तो आपको बताना है। एक तो आंध्र प्रदेश में पाए गए थे, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के किस इलाके में पाए गए थे, तो वो था भाई उतनूर में, समझिए। और एक स्थल और है, जरा इधर ही घुमाइएगा, कि एक स्थल और है, वो दो स्थल और हैं बेटा, कर्नाटक के दो स्थल और हैं। एक का नाम है कुपगा, एक का नाम है संगनकल्लू, है ना, कि कुपगा से और संगनकल्लू से, और एक स्थल और है भाई इसी कर्नाटक का, कोडेकौर, कि वो पूछेगा बताइए दक्षिण भारत में राख के टीले कहाँ कहाँ से पाए गए, तो आपको कैसे बताना है कि आंध्र प्रदेश में उतनूर से पाए गए, है ना, ये बताना है। और फिर कर्नाटक की पूछे तो कर्नाटक में कुपगा से राख के टीले पाए गए, संगनकल्लू से राख के टीले पाए गए, और कोडेकोर से भी राख के टीले पाए गए। अब समझिएगा कि जो आपका जो नवपाषाण काल था, ये नवपाषाण काल को अब समझिएगा कि ये कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा जो नवपाषाण काल है। और हाँ, एक बात और समझिए कि यह जो वीडियो है भाई, ये वीडियो बस सिर्फ नेट वाले बच्चों के लिए, जेआरएफ वाले बच्चों के लिए है भाई। ये वीडियो ये उनके लिए नहीं है जो कंपटीशन लेवल वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए नहीं है ये वीडियो, ना ही वो इसे देखें, है ना। हाँ, नॉलेज के लिए यदि देखना चाहते हैं तो वो नॉलेज के लिए इसे देख सकते हैं। नेट जेआरएफ वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। अब समझिएगा कि एक प्रश्न और देख लें कि प्रश्न क्या है, कि जो मैंने आपको दिखाया था, यही मैं बताऊं, गुप्त कराल में मैंने दिखाया था, है ना, कि गुप्त कराल में कुम्हार की गुफा, गुप्त कराल का अर्थ बताया मैंने, तांबे की एक हेयर पिन बताई। तो वो पूछ लेता है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, क्योंकि तांबे की एक हेयर पिन मिल रही है नवपाषाण काल से संबंधित। तो ध्यान रखिए प्रश्न क्या पूछता है वो, कि सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया। तो आप क्या लिखेंगे, उस धातु का नाम मैं यहाँ दिखा दूं इसे, उस धातु का नाम रहेगा बेटा तांबा। कि मनुष्य ने पहली बार किस धातु का प्रयोग किया, है ना, धातु। तो आप क्या बताएंगे भाई, तांबे धातु का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था।
है ना। तो समझिए कि ये नवपाषाण काल आपका, अब मैं कहूँ कि ये बिल्कुल कंप्लीट है। आप इसे 1 से 2 बार 3 बार, जब तक आप इसे अच्छी तरह से याद ना कर लें तब तक आप इसे देखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछता है। और ये जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल एकदम महत्वपूर्ण कंटेंट है ना। पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट है। यहीं से कुछ प्रश्नों को वो बना देगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट इसमें मेहरगढ़ है भाई, क्योंकि मेहरगढ़ में से ही, क्योंकि मेहरगढ़ के काफी प्रश्न हैं यहाँ, है ना। और मेहरगढ़ के किसी प्रश्न को आपसे पूछ सकता है ना, कि कुछ बताइए कि सबसे पहली बार विश्व में कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला पूरे विश्व में, तो वो मेहरगढ़ है भाई, मेहरगढ़ से मिला, है ना। भैंस पालने का सबसे प्राचीन साक्ष्य, तो मेहरगढ़ करेंगे आप, है ना। नवपाषाण काल और हड़प्पा संस्कृति दोनों का महत्वपूर्ण स्थल किस स्थल को कहा जाता है, तो मेहरगढ़ है भाई। समझिए, तो मेहरगढ़ की जो मैंने आपको विशेषता बताई, गेहूं की 4 किस्म, जौ की 2 किस्म, खजूर बोया जाता था, अंगूर की खेती होती थी, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य होता था, है ना। सबसे प्राचीनतम बस्ती है ये, या सबसे प्राचीनतम गांव, नवपाषाण काल का सबसे प्राचीन गांव कौन सा है ना, ऐसे भी पूछ सकता है, तो मेहरगढ़ है भाई, है ना। तो इस प्रकार से मेहरगढ़ को इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं बताऊं कि नवपाषाण काल में इसे देखिएगा थोड़ा सा, नवपाषाण शब्द को किसने बोला था, या फिर नवपाषाण काल को क्रांति किसने कहा, इसे देखिएगा थोड़ा, है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है भाई प्रश्न ये वाला, कि बताइए नवपाषाण काल की उत्तर भारत में खोज किसने की, तो ले मैसूरिये ने की। अगर पूछे दक्षिण भारत में किसने खोज की, तो नेवेलियन फ्रेजर ने की। अगर पूछे कि पूर्वोत्तर भारत में किसने खोज की नवपाषाण की, तो बताएंगे सर जॉन लुबाक ने खोज की। ये भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कभी भी प्रश्न, है ना। और इसके बाद ये कोलिडवा वाला और ये चौपानी मांडो वाला, इन्हें भी देख लेना, एक एक लाइन के प्रश्न है भाई, ये एक एक लाइन के। हाँ, और इसके बाद बोर्ड जो हम जरूर देखना, गुप्त करार जरूर देखना, है ना। अब समझिए कि हमारा कंटेंट क्लियर। धन्यवाद।